नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था रवि कुलरिया सर की बुक प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर हमारा 9 नंबर का चैप्टर चल रहा था। इस 9वें चैप्टर में हमने 2 क्लासें पहले कर लिया है, जिसमें अब तक हमने 218 क्वेश्चन कर लिया है। इस चैप्टर में टोटल 330 से भी अधिक क्वेश्चन है, तो बाकी बचे जो 100 सवा 100 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न 219 नंबर प्रश्न। चीन की यात्रा करने वाले बौद्ध विद्वान परमार्थ किस काल से संबंधित है? चीन की यात्रा करने वाले बौद्ध विद्वान परमार्थ जो कौन से काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण था? गुप्त काल में कौन सा क्षेत्र जो लौह अयस्क प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण था? मध्य भारत। बे नंबर ऑप्शन। मध्य भारत और दक्षिणी बिहार के लौह अयस्क भंडारों से गुप्त काल में लोहे की आपूर्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों ने पतलून, बटन वाले कोट, जूतों तथा लगाम व काठी काठी का उपयोग किनसे सीखा था? तो गुप्तों ने जो पतलून का, बटन वाले कोट का, जूतों व लगाम व काठी का उपयोग किनसे सीखा था? तो यह सीखा था कुषाणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गुप्त काल में भारत में निर्यात नहीं होती थी? कौन सी वस्तु जो निर्यात नहीं होती थी? तो मसाले, मोती और इत्र जो गुप्त काल में भारत से निर्यात होते थे। स्वर्ण जो गुप्त काल में आयात होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तों के पतन का एक कारण नहीं है? गुप्तों के पतन का कौन सा कारण नहीं है? परवर्ती शासकों की अयोग्यता, यह गुप्तों का पतन का कारण है। सामंतवाद का प्रसार, किसानों का विद्रोह, तो किसानों का विद्रोह इस समय नहीं हुआ था। 6 नंबर ऑप्शन है, यह गुप्तों के पतन का कारण नहीं है। हुणों का आक्रमण है जो गुप्तों के पतन का एक कारण माना जाता है। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। परवर्ती गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव व दूरदर्शिता का अभाव, सामंतवाद का प्रसार, प्रशासन में योग्यता की बजाय आनुवंशिकता के आधार पर नियुक्ति, यशोधर्मन जैसे शक्तिशाली राजाओं का उदय, हुणों के आक्रमण आदि गुप्त वंश के पतन के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित खगोलविदों को जो सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें सबसे पहले आएंगे लगद। लगद के पश्चात आर्यभट्ट जो 476 ईस्वी के में इनका जन्म हुआ था। वराहमिहिर जो 490 ईस्वी के हैं, और ब्रह्मगुप्त जो 590 ईस्वी के हैं। तो ये चारों ही क्रम वाइज है, लगद, फिर आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। 1 2 3 4 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन सा है जो फलित ज्योति से संबंधित था? तो क्षैपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक शैपणक एक जैन साधु था। जैन धर्म में नग्न जैन मूर्ति को भी शैपणक कहा जाता है। अनेकार्थ ध्वनि मंजरी का रचयिता भी शैपणक को माना जाता है। शैपणक फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे। वेताल भट्ट तंत्र मंत्र में माहिर था। वराहमिहिर जो गणितज्ञ व खगोल शास्त्री था। वहीं धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा के ज्ञाता थे। अन्य सभी नवरत्न जो रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना वराहमिहिर की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना जो वराहमिहिर की नहीं है? तो पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक ये तीनों कथाएं जो रचनाएं जो वराहमिहिर की है। काल क्रियापाद जो वराहमिहिर की नहीं है। काल क्रियापाद जो आर्यभट्ट का ग्रंथ है। यह आर्यभट्टम जो आर्यभट्ट का जो ग्रंथ था आर्यभट्टम, उसके जो 4 भाग थे, उन्हीं चारों भागों में से एक था काल क्रियापाद। तो यह काल क्रियापाद जो आर्यभट्ट का ग्रंथ है। वराहमिहिर अवंती उज्जैन में जन्मे वराहमिहिर ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है एवं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इनकी रचनाएं पंच सिद्धांतिका, वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता, विवाह पटल और योग माया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ खगोलविद ने द दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? कौन से भारतीय गणितज्ञ खगोलविद ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने। ए नंबर ऑप्शन। दशमलव प्रणाली का उल्लेख आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टयम में किया। अंकन की दशमलव प्रणाली का उपयोग वराहमिहिर द्वारा भी किया गया। आर्यभट्ट ने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि भी बताई। दशमलव स्थान मान प्रणाली का उल्लेख तीसरी सदी की स्फूर्ति ध्वज कृत यवन जातक नामक एक ज्योतिष विद्या की कृति में भी हुआ है, लेकिन इस कृति में शून्य का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। यह निष्कर्ष सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलविद ने निकाला? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। यह निष्कर्ष सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलविद ने निकाला था? तो आर्यभट्ट ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में बीजगणित का जनक है आर्यभट्ट। ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने एक वृत्त गुणधर्म की विस्तृत व्याख्या की तथा पाई की 4 दशमलव स्थान तक सटीक गणना की। आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट ने कई अन्य समीकरणों के लिए पूर्णांक निकालने की विधि का इजाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के गहरे समुद्र में गोता लगाया। मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के गहरे समुद्र में गोता लगाया, जिसमें कुछ सत्य थे और कुछ असत्य। मैंने सत्य ज्ञान के डूबे हुए रत्न को अपनी बौद्धिकता की नाव से उबारा है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आर्यभट्ट का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्टियम में कितने श्लोक हैं? तो आर्यभट्टियम में जो 121 श्लोक है। आर्यभट्टियम के 121 श्लोक है और जो ये इसके अंदर 4 भाग है। 4 भाग गीतिका पाद, गणित पाद, ये गीतिका पाद और गणित पाद जो दोनों गणित से संबंधित है और इसके अलावा जो 2 भाग है वो ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट में कम से कम 2 ग्रंथ लिखे। पहला आर्यभट्टियम जो ग्रंथ आज भी हमारे पास उपलब्ध है और मुख्य रूप से गणित तथा खगोल शास्त्र पर लिखा गया है। और दूसरा आर्यभट्ट सिद्धांत, जिसके विषय में हम अन्य लेखकों के द्वारा दिए गए उद्धरणों से जानते हैं। ऐसा लगता है कि आर्यभट्ट अस्मक क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन आर्यभट्ट में लिखे गए एक कथन के आधार पर आर्यभट्ट को कुसुमपुर पाटलिपुत्र का निवासी भी कह सकते हैं। आर्यभट्ट में 2 पंक्तियों वाले 121 संस्कृत श्लोक है जो 4 भागों में विभाजित है। आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्यभट्ट के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया था। तो आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी को गोल बताया था, यह बात सत्य है। दूसरा कि ब्रह्मांड के विषय में उनका दृष्टिकोण सूर्य केंद्रित था। तो उनका दृष्टिकोण सूर्य केंद्रित नहीं बल्कि उनका दृष्टिकोण पृथ्वी केंद्रित था। बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 6 नंबर है कि उन्होंने ग्रहण के विषय में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और उन्होंने 1 वर्ष की अवधि का सटीक निर्धारण किया था। तो ए, से और द सही है। बे नंबर जो इसका गलत होगा। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया। आर्यभट्ट का ब्रह्मांड के विषय में पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार परिधि में चक्कर काटते हैं। फिर भी वे पहले खगोल शास्त्री थे जिसने ग्रहण के विषय में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने स्थापित किया कि ग्रहण राहु और केतु नामक राक्षसों के प्रभाव से नहीं घटते, बल्कि चंद्रमा के पृथ्वी की छाया में आ जाने से या चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने से घटित होते हैं। उन्होंने सापेक्षिक गति की अवधारणा को समझा। उन्होंने 1 मिनट वर्तांश को 4 सेकंड में चक्राकार घूमने की दर का आकलन किया। उन्होंने योजन की इकाइयों में पृथ्वी के व्यास का आकलन किया। उन्होंने यह भी स्थापित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। उनकी अन्य उपलब्धियों में साइन फंक्शन या ज्या संस्कृत में ज्या का प्रयोग भी खगोल शास्त्र
को महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने एक ग्रह की परिधि की गणना करने के लिए एक निश्चित समीकरण की स्थापना की। उन्होंने 1 वर्ष की अवधि का बिल्कुल सटीक निर्धारण किया। 365.2586805 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली भारतीय रचना। खगोलीय उपकरणों को के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली भारतीय रचना कौन सी है? तो वह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब नंबर ऑप्शन। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में 9 खगोलीय उपकरणों की जानकारी है। ब्रह्मगुप्त का जन्म लगभग 998 ईसा पूर्व में भीनमाल, जालोर, राजस्थान में हुआ है। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज की जानकारी दी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त की रचनाएं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक और ध्यान ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिना ऋतु के फसल लगाने, फसलों की अच्छी नस्लों को विकसित करने की जानकारी दी गई है? तो यह अवभृत संहिता में। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी सामान्य संवत के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जो अवंती, पश्चिमी मालवा के निवासी थे। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में उस काल के प्रचलित 5 खगोल शास्त्रीय विचारधाराओं का वर्णन किया गया है। उनकी वृहत संहिता एक प्रकार का विश्वकोश है, जिसमें खगोल शास्त्र के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण धातुओं और रत्नों का मूल्य निकालना, बिना ऋतु वृक्षों में फलों का विकास करना, पशुओं के अच्छे नस्लों को विकसित करना, दैवीय विधि से भूमिगत जल की स्थिति का पता लगाना इत्यादि है। इस ग्रंथ में ऋतुओं और मौसमों के विषय में वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है, तथा बादल, हवा और वर्षा की मात्रा के बीच के अंतर संबंध को भी व्याख्यायित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह किसकी रचनाएं हैं? अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं वाग्भट की, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक है जो विष्णु शर्मा है, यह बात सही है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है पंचतंत्र का अनेक भारतीय व विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र का जो अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, यह बात भी सत्य है। पंचतंत्र की रचना गुप्त राजकुमारों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई थी, तो ये बात है जो गलत है। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर सही होंगे। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के इस ग्रंथ का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र की रचना अमरकीर्ति नामक राजा के पुत्रों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। इसमें 5 तंत्र है। मित्र भेद, मित्रों में मन मुटाव, अलगाव की कहानियां, मित्र लाभ, मित्र प्राप्ति व उसके लाभ, संधि विग्रह, ककोलुक्यम, मित्रों में कलह पैदा करना, कौवे व उल्लुओं की कथा, हालांकि कहानियां अन्य जानवरों की भी है। लब्ध प्रनाश, हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना। अप्रेक्षित कारक, जो 5वां तंत्र है, अप्रेक्षित कारक बिना परखे काम न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौंतलेश्वर द्वितीय का रचयिता किसे माना जाता है? कौंतलेश्वर द्वितीय का रचना किसे माना जाता है? रचनाकार किसे माना जाता है या रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका रचयिता माना जाता है कालिदास को, ए नंबर ऑप्शन। राजशेखर काव्य मीमांसा तथा भोज श्रृंगार प्रकाशिका में कहते हैं कि विक्रमादित्य ने कालिदास को कुंतल नरेश के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा था। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में कालिदास के कुंतेश्वर द्वितीय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह बात सत्य है। कालिदास के ग्रंथ वैदर्भी शैली में लिखे गए हैं। कालिदास के ग्रंथ है जो वैदर्भी शैली में लिखे गए हैं, यह बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कालिदास की सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में। तो कालिदास के जो सभी रचनाएं ये संस्कृत भाषा में, ये बात भी सत्य है। चौथे नंबर पर है मेघदूत
अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो मृच्छकटिकम है जो कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 इसके सही है। बे नंबर ऑप्शन। कालिदास अपनी अद्वितीय रचनाओं के कारण भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा कालिदास को दीपशिखा की उपाधि भी दी जाती है। कालिदास के ग्रंथ वैदर्भी शैली में संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मृच्छकटिका में जो शूद्र की रचनाएं हैं, कालिदास की प्रमुख रचनाएं। कालिदास के प्रमुख रचनाओं में खंड काव्य में ऋतुसंहार, मेघदूत, महाकाव्य में कुमार संभव और रघुवंशम, और नाटकों में मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा क्षेमेंद्र के अनुसार कालिदास ने कौंतलेश्वर दौत्य नामक नाटक भी लिखा है। ऋतुसंहार सर्ग 6 यह कालिदास की प्रथम रचना थी। कालिदास ने इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा वसंत सहित 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, ग्रीष्म से शुरू करते हुए वसंत तक। मेघदूतम इसकी रचना कालिदास ने वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की थी। इसमें हेममालिनी नामक यक्ष यक्षिणी विशालाक्षी के विरह में बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। इसमें 120 श्लोक है और यह 2 भागों पूर्व मेघ्य व उत्तर मेघ्य में विभाजित है। कुमार संभवम सर्ग 17 शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा का वर्णन है। रघुवंशम सर्ग 19 राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र चित्रण। इसमें काव्य के सभी रसों का प्रयोग हुआ है। अब मालविका अग्निमित्र 5 अंकों के इस नाटक में कालिदास ने शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का वर्णन किया है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों के इस नाटक में कालिदास ने राजा पुरूरवा एवं उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा का वर्णन किया है। इस नाटक का दर्शांकन जोशी, प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर, इलाहाबाद में किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का यह नाटक कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें कालिदास ने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा कण्व ऋषि की पालित पुत्री शकुंतला के प्रणय, विरह तथा पुनर्मिलन का वर्णन किया है। इसमें एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। जर्मन कवि गेटे द्वारा इस नाटक की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के ग्रंथों में कोशेय, क्षोम, पत्रोण व दुकुल शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? कालिदास के ग्रंथों में कोशेय, सोम, पत्रोण और दुकुल शब्द जो किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? तो ये वस्त्रों के लिए। बे नंबर ऑप्शन। गुप्त काल के संदर्भ में घंटसाला, कदूरा और चोल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गुप्त काल के संदर्भ में घंटसाला, कदूरा और जो चोल है यह विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। 6 नंबर ऑप्शन। घंटसाला व कंदूरा आंध्र प्रदेश में और चोल है जो महाराष्ट्र में स्थित बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली है? निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु जो महाभारत से ली है? तो महाभारत से विषय वस्तु लेने वाले कवि है भारवी, माघ और क्षेमेंद्र। 1, 3 और 4। सिंहल श्रीलंका के कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की थी जो रामायण के कथानक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य कथन है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि गुप्त शासक स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, यह सत्य है। उनका प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत था, तो इनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत था। मौर्यों का जो प्रशासन है वह केंद्रीकृत प्रशासन था, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, यह बात भी सही है।
तो 1 और 3 सही है, 2 है जो इसका गलत है। 3 नंबर ऑप्शन। गुप्तों की शासन प्रणाली विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भूमिदान अभिलेख सर्वप्रथम सातवाहन काल में मिलते हैं। गुप्त काल में भूमिदान का विस्तार हुआ। मंदिरों व ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमिदान गुप्त काल में ही हुआ। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अग्रहार दान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल में दिखाई देने लगा। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के चबूतरे पर, सडकल के विरूपाक्ष मंदिर में उत्कीर्ण मूर्तियों में, और एलोरा के कैलाश मंदिर की दीवारों पर जो रामायण विषयों का अंकन हुआ है। रज्मनामा पर जो रामायण विषय का अंकन नहीं हुआ। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के समय जूनागढ़ में राज्यपाल चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे किस देवता का मंदिर बनाया था? स्कंदगुप्त के समय जूनागढ़ में राज्यपाल चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे किस देवता का मंदिर बनाया था? तो विष्णु का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट के बाद भारतीय व्यापारी किस पर अधिक निर्भर हो गए? तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट के बाद जो भारतीय व्यापारी किस पर अधिक निर्भर हुए थे? तो यह हुए थे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से। दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार। बे नंबर ऑप्शन। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार में बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं का बड़ा महत्व था, क्योंकि मानसूनी हवाओं के अनुसार चलने पर यात्रा अत्यंत सुगम हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य विहार अंकित एक टेराकोटा मोहर कहां से मिली है? आरोग्य विहार अंकित एक टेराकोटा जो मोहर मिली है, यह पटना के कुम्भलहार नामक स्थान से मिली है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी या गिल्ड संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहला कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो श्रेणी का प्रमुख जो राजा नहीं होता था। पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो यह बात सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो यह भी सही है। तो 2 और 3 सत्य है। 1 नंबर है जो गलत है। 2 नंबर, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में और धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में और धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्मृति में सूदखोर से प्राप्त धन को बागदार संपत्ति तथा काला धन कहा गया? किस स्मृति के अंदर सूदखोर से प्राप्त धन को दागदार संपत्ति तथा काला धन कहा गया? तो यह कहा गया नारद स्मृति में। द नंबर ऑप्शन। नारद स्मृति यह कहता है कि देनदार या कर्जदार व्यक्ति को ऋण देने वाले व्यक्ति के घर में दास के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, ताकि वह अपने कर्म के द्वारा पूर्व जन्म में लिए गए ऋण को चुका सके। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि यदि कोई अचल संपत्ति का इतना भोग किया जा चुका है कि वह मूल धन से अधिक लाभ पहुंचा चुका हो, तब देनदार को उसके बदले में दी गई प्रतिभूति स्वतः ही प्राप्त हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? पहला है कि विष्टि का अर्थ बेगार से होता है। जो बेगार मजदूरी करवाई जाती थी, बिना वेतन के मजदूरी जिसे बेगार कहा जाता था, उसका उसे विष्टि कहा गया। यह बात सही है। दूसरा कि गुप्त काल में विष्टि को जनता द्वारा दिए गए कर की तरह ही राज्य की आय के एक स्रोत का भाग माना गया। यह बात भी सत्य है। तो दोनों सही। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्दावली दे रखी है, कुछ टैक्सों के बारे में टैक्स के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है मई। मई को क्या होता था? तो मई अन्न के रूप में प्राप्त जो टैक्स होता था उसे मई कहा गया। दूसरे नंबर पर है उद्रंग।
उद्रंग जो स्थायी कृषकों पर लगने वाला टैक्स, ऊपरी कर जो अस्थायी कृषकों पर लगने वाला टैक्स और उदक जो सिंचाई टैक्स होता था। तो ये चारों ही सम्मिलित है ए बी सी डी। उद्रंग स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर, ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर, उदक सिंचाई कर, शुल्क बिक्री कर, व्यय अन्य के रूप में प्राप्त कर, हिरण्य नगद कृषि कर, अविष्टि बेगार या श्रम कर, भाग भूमि उपज का 1/6 भाग, भोग राजा की प्रतिदिन दी जाने वाली फल सब्जी आदि, धुआधिकरण भूमि कर संग्रह अधिकारी, महाअक्ष बटलिक आय व्यय लेखा जोखा, शोल्किक सीमा शुल्क अधिकारी या भूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम क्या है? गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम भुक्ति, भुक्ति से नीचे विषय, अविधि और ग्राम। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से मिले गुप्तकालीन अभिलेख में सृष्टि व सातवाह का उल्लेख है? सृष्टि व सातवाह का उल्लेख कौन से गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है? तो पुंडवर्धन से प्राप्त अभिलेख में। सी नंबर ऑप्शन। जातक की कहानियों जेठका या ज्येष्ठक या प्रमुख प्रमुख को एक संघ के प्रमुख के रूप में दर्शाती है। व्यापारियों को वणिक, श्रेष्ठ या सार्तवाह कहा जाता है। अंतिम दो श्रेणियां पुंड्रवर्धन भुक्ति में गुप्त युग के बाद के शिलालेखों में पाई जाती है। सार्तवाह कारवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करते थे। कई कहानियों में उन्हें देश के पूर्णतः पूर्वी कोने से अपरंता पश्चिमी कोने तक सम्मान से लदी 500 या 1000 गाड़ियों के साथ यात्रा करते हुए वर्णित किया गया है। श्रेष्ठी सबसे प्रमुख व्यापारी था जिसके पास व्यापार से प्रचुर धन होता था। अपनी अपार समृद्धि के कारण उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उत्तरी बंगाल में पाए गए गुप्त अभिलेखों में नगर श्रेष्ठी और सातवाह को 40 वर्ष विषय की परिषद या सलाहकार निकाय के सदस्यों के रूप में वर्णित किया गया है। कहीं गुप्त अभिलेखों में नगर श्रेष्ठी और सातवाह से प्राप्त प्रथम कुलिक का भी उल्लेख है। वह अग्रणी कारीगर थे। उनका उसी परिषद में शामिल होना यह दर्शाता है कि उन्होंने क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक जीवन में भी एक उच्च स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगत्रिक किसे कहा जाता है? सांगत्रिक किसे कहा जाता है? तो सांगत्रिक सातवाह के नेतृत्व में यात्रा करने वाले व्यापारी। द नंबर ऑप्शन। एक यात्रा में किसी एक सातवाह के नेतृत्व में यात्रा करने वाले सभी व्यापारी, चाहे उनमें पूंजी की साझेदारी हो या न हो, सांगत्रिक कहे जाते थे और उन्हें कतिपय नियमों और सातवाह के आदेशों का समान रूप से पालन करना पड़ता था। सामान्यतः सार्थ में 5 प्रकार के लोग होते थे। मंडी सार्थ, माल लादने वाले सार्थ, वहलिका ऊंट, खच्चर बैल आदि, भार व बोझ ढोने वाले लोग, औदरिका ऐसे लोग जो जीविका के निमित्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते थे, और कार्पटिक कार्पटिक जो भिक्षु और साधु लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल के अभिलेखों और राज पदाधिकारियों के दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख है? तो गुप्त काल के पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन अधिकारियों को निम्नलिखित सूची से सुमेलित कीजिए। सोलकिक सोलकिक जो चुंगी विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। गोलमिक गोलमिक जो वन विभाग का अधिकारी था। तीसरे नंबर पर है उत्खेटियत 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 जो यह कर विभाग का अधिकारी था। और तलवाटक जो पुलिस विभाग का अधिकारी था। तो BADC बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन अधिकारी और उनके कार्यों या विभागों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो शाही सुरक्षा का अधिकारी होता था। दूसरे नंबर पर है भट्टा सौपति। भट्टा सौपति जो पैदल या घुड़सवार सेना का अधिकारी था। तीसरे नंबर पर है खाद्य पकित खाद्य तपकित है जो शाही रसोई का अधिकारी होता था।
और चौथे नंबर पर है दंडपाशिक। दंडपाशिक जो पुलिस विभाग से संबंधित था। तो बी, ए, डी और सी। बी, ए, डी, सी, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भूमि हस्तांतरण का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन था? गुप्त काल में भूमि हस्तांतरण का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन था? तो वह था पुस्तपाल। द नंबर ऑप्शन। पुस्तपाल भूमि हस्तांतरण का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। प्रथम कुलिक, मुख्य शिल्पी या व्यापारी। प्रथम कायस्थ, मुख्य लिपिकार या राजस्व वसूली से जुड़ा अधिकारी। मेहतर ग्रामिक अथवा परिवार का मुख्य मेहतर अष्टकुल अधिकरण की अध्यक्षता भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति स्मृति में किस गुप्तकालीन संस्था के 4 प्रकार प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, मुद्रित और शासित बताए गए हैं? बृहस्पति स्मृति में किस गुप्तकालीन संस्था के 4 प्रकार प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, मुद्रित और शासित बताए गए हैं? तो यह बताए गए हैं न्यायालय के। बृहस्पति संहिता के अनुसार गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे: प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, मुद्रित और शासित। स्मृतियों में सभा नामक एक न्यायालय का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः उच्च न्यायालय था। इसके अधिकारी प्रादिवाक कहलाते थे। उनकी नियुक्ति स्वयं राजा करता था और उन्हें न्याय करने का अधिकार प्रदान करता था। उन प्रादिवाकों की नियुक्ति संभवतः वर्ण के आधार पर होती थी। मनु और याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को इस कार्य के लिए सर्वोत्तम माना है। उनके बाद क्षत्रिय और वैश्यों का स्थान आता है। शूद्र किसी भी अवस्था में इस पद के अधिकारी नहीं माने गए हैं। विष्णु स्मृति का कहना है कि न्याय प्रबंध विद्वान ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में निम्नलिखित में से कौन महादंड नायक के रूप में वर्णित है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में महादंड नायक के रूप में कौन कौन वर्णित है? तो उसमें हरिसेन, ध्रुवपति और तिलभट्ट का नाम आता है। 1, 2, 3 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। पंक्ति संख्या 31-32 में प्रयाग प्रस्तुति में हरिसेन को संधि विग्रह, कुमारामात्य व महादंड नायक बताया गया है। यह भी लिखा है कि वह महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र था। अंतिम पंक्ति जो 33 नंबर पंक्ति है, उसमें लेख को पत्थर पर खुदवाने वाले महादंड नायक तिलभट्ट का नाम अंकित है। अतः 3 महादंड नायकों के नाम इस स्तंभ पर उत्कीर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरन अभिलेख में किसे सर्वराज्योच्छेता कहा गया? एरन अभिलेख में किसे जो सर्वराज्योच्छेता कहा गया? समुद्रगुप्त को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ में अश्व को स्नान करवाने व उसे पंखा झेलने का कार्य किसका होता था? अश्वमेध यज्ञ में अश्व को स्नान करवाने व उसे पंखा झेलने का कार्य किसका होता था? तो यह होता था रानी का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की कौन सी गुफा में 2 यक्षिणियों, हारिती व पंचिका का मंदिर है? अजंता की कौन सी गुफा में 2 यक्षिणियों, हारिती व पंचिका का मंदिर है? गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 2 में 2 यक्षी, हरिती व पंचिका का गुफा संख्या 16 में नाग मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचरात्र और वैखानस संप्रदायों का संबंध किससे है? वैष्णव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरागढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक विशाल गुप्तकालीन अश्व प्रतिमा किससे बनी है? चूना पत्थर से। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटियाले चूना पत्थर से बनी यह प्रतिमा अब लखनऊ संग्रहालय में स्थित है। इस पर एक संस्कृत अभिलेख अंकित है। मान्यता यह है कि समुद्रगुप्त द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार संभव में शिव पार्वती प्रणय को अनैतिक साहित्य बताते हुए कालिदास की आलोचना की? किस लेखक ने कुमार संभव में शिव पार्वती प्रणय को अनैतिक साहित्य बताते हुए कालिदास की आलोचना की थी? तो यह की थी मम्मट ने। काव्य प्रकाश के रचनाकार
मम्मट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहली रचना है अ, हयग्रीव वध। हयग्रीव वध है जो मेंथा की रचना है। दूसरे नंबर पर है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार है जो भावे की है। तीसरे नंबर पर है काव्य दर्श। काव्य दर्श दंडित की रचना है। और चौथे नंबर पर है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण की रचना है। तो इसमें डी, सी, बी और ए, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो महर्षि कणाद के वैशेषिक सूत्र पर आधारित है। तो यह पदार्थ संग्रह। पदार्थ संग्रह पदार्थ धर्म संग्रह की रचना प्रशस्त पाद ने की थी। कृतार्जुनियम के रचयिता भारवी, वासुदत्ता के रचयिता सुबंधु और रावण वध के रचयिता भट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औषधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो औषधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। सुश्रुत। चरक द्वारा चरक संहिता की रचना की गई जिसमें शल्य चिकित्सा की जानकारी भी है। इसमें 121 शल्य चिकित्सा उपकरणों की सूची दी गई है। अधिकांश विद्वान सुश्रुत को गुप्त काल के बाद का मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालव संवत को और किस नाम से जाना जाता है। मालव संवत को और किस नाम से जाना जाता है। कृत संवत, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तोरमान हुन द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने की बात जानकारी दी गई है। तो कौन से ग्रंथ में जो तोरमान हुन के द्वारा जैन धर्म स्वीकार करने की जानकारी दी गई है। तो ये हमें जानकारी जो मिलती है यह मिलती है कोविल्यमाला ग्रंथ से। 8वीं सदी के एक जैन ग्रंथ कोल्यमाला के अनुसार तोरमान ने जैन धर्म को स्वीकार किया तथा वह चेनाब नदी के किनारे पवैया पवैया नामक स्थान पर बस गया। मिहिरकुल तोरमान का बेटा और उत्तराधिकारी था। उसका एक अभिलेख ग्वालियर में मिला है। स्वयंजंग के अनुसार उसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। राजतरंगिणी ने मिहिरकुल की क्रूरताओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्रों का विद्रोह किस शासक के काल में हुआ था। पुष्यमित्रों का विद्रोह कौन से शासक के काल में हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में। कुमारगुप्त प्रथम के काल में राजकुमार स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को परास्त किया। लेकिन जब वह वापस लौटा तब कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। हुनों को स्कंदगुप्त ने शासक बनने के बाद परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर के प्राचीनतम प्रतिमा शास्त्रीय अभिव्यक्ति कहाँ उपलब्ध हुई। हरिहर के प्राचीनतम प्रतिमा शास्त्रीय अभिव्यक्ति कहाँ उपलब्ध हुई। तो ये हुई बादामी की गुफाओं में, 6 नंबर ऑप्शन। हरिहर ईश्वर की एक यौगिक अवधारणा है जिसका आधा हिस्सा हरि विष्णु को और आधा हिस्सा शिव को माना गया है। हरिहर की अवधारणा की प्राचीनतम प्रतिमा शास्त्रीय अभिव्यक्ति बादामी की गुफाओं 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध में देखी जा सकती है। इस समेकित देव का दक्षिणी हिस्सा शिव का और वाम हिस्सा विष्णु का है। देवता की 4 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फायान हवेनसांग व इत्सिंग के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फायान हवेनसांग और इत्सिंग के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला कि इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे तथा जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे थे और आगे इनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो यह सही है। दूसरा कि तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए, यहाँ की भाषाएं सीखी, यह भी सत्य है। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। तो तीनों ने सभी पूरे देश का भ्रमण नहीं किया था। कुछ उत्तरी भारत आए थे, कुछ दक्षिणी भारत पहुंचे थे। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। चौथा कि फायान व इत्सिंग जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया, किंतु ह्वेनसांग ने अपने संरक्षक हर्ष के विषय में प्राप्त वर्णन दिया है। तो यह बात सही है। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 518
518 ईस्वी में भारत आने वाला प्रमुख चीनी यात्री था। 518 में भारत आने वाला प्रमुख चीनी यात्री कौन था? सुंगयुन। फायान 399 ईस्वी में आया था। सुंगयुन 518 में, ह्वेनसांग 629 में और इत्सिंग है जो 671 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोगोजी या फुगोजी बौद्ध राजतंत्रों का एक वृत्तांत, यह किसकी रचना है? तो फुगोजी किसकी रचना है? तो यह रचना है फायान की। इसे फोक्यो की भी कहते हैं। भारत आने वाले किस बौद्ध भिक्षु ने कसम खाई कि जब तक वह बोधि प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह दूर देश में जन्म नहीं लेगा? कौन से बौद्ध भिक्षु ने कसम खाई कि जब तक वह बोधि प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह दूर देश में जन्म नहीं लेगा? तो यह कसम खाई थी दाओ जेंग ने। द नंबर ऑप्शन। दाओ जेंग इस बात से दुखी था कि चीन के भिक्षुओं द्वारा किए जा रहे विनय के अनुपालन के नियम अधूरे थे। उसने कसम खाई कि जब तक वह बोधि प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक दूर देश में पुनर्जन्म नहीं लेगा। इसलिए दाओ जेंग भारत में रह गया। परंतु फासेन यानी फायान का उद्देश्य चीन में विनय प्रचार करना था, इसलिए वह यात्रा पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायान अपने यात्रा वृत्तांत में निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख नहीं करता? फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में कौन से शासक का उल्लेख नहीं किया? तो इसने अशोक का उल्लेख किया है, कनिष्क का उल्लेख किया है, बिंबिसार का भी उल्लेख किया है। बिंबिसार का भी उल्लेख किया, चंद्रगुप्त द्वितीय का इसने उल्लेख नहीं किया है। द नंबर ऑप्शन। फासेन या फायान एक भी समकालीन राजा के नाम का उल्लेख नहीं करता। उसने न तो गुप्त का और न ही किसी अन्य शासन करने शासन कर रहे राजघराने का उल्लेख किया है, पर वह अतीत के बहुत सारे राजाओं के नाम का उल्लेख करता है, जैसे कनिष्क, बिंबिसार, अजातशत्रु, परसेनजीत। लेकिन जिस राजा को उसने सबसे अधिक महत्व दिया वह अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायान के यात्रा वृत्तांत में मध्य देश के विवरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फायान के यात्रा वृत्तांत के अनुसार मध्य देश के विवरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ का मौसम समशीतोष्ण व सुखद था, तो यह बात सही है। यहाँ के लोग समृद्ध व प्रसन्न थे, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि यहाँ के लोग अपने घरों का पंजीकरण करवाना पड़ता था, तो ये बात है जो गलत है। चौथा है कि राजा द्वारा मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, तो मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ये बात भी सही है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। वह मध्य देश का एक आदर्शवादी चित्र प्रस्तुत करना चाहता था। वह बताता है कि मौसम समशीतोष्ण और सुखद है, लोग समृद्ध और प्रसन्न है। यहाँ पर न तो लोगों को अपने घरों को पंजीकृत करना पड़ता है, न ही अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है। केवल वैसे लोग जो शाही जमीन पर खेती करते हैं उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा देना पड़ता है। राजा द्वारा मृत्युदंड नहीं दी जाती थी। अपराधियों को उनके अपराध के मुताबिक जुर्माना भरना पड़ता था। बहुत बड़ा देशद्रोह करने पर उनको मौत की सजा नहीं दी जाती, केवल उनका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विशाख दत्त के लुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम का एक अंश मिला है? विशाख दत्त के एक लुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम का अंश मिला है, कौन से ग्रंथ में मिला है? तो श्रृंगार प्रकाश में। ए नंबर ऑप्शन। भोज की रचना श्रृंगार प्रकाश में देवी चंद्रगुप्तम के 3 खंड और रामचंद्र व गुणचंद्र के नाट्य दर्पण की पांडुलिपियों के 6 खंड प्राप्त किए गए हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित और शंकर आर्य द्वारा लिखी गई इसकी टीका में भी यह कहानी आई है। अबुल हसन अली की फारसी कृति मजमत उल तवारिक 11वीं सदी की रचना में रामगुप्त की जानकारी दी गई है। इसमें तो उपरोक्त रचनाओं में दी गई कथा को और भी बढ़ाया गया है। राजस्थान के बयाना से प्राप्त कुछ सिक्कों पर कांच या राम लिखा हुआ पाया गया है। बाद में बाद में मध्य भारत के भीलसा से प्राप्त ताम्र सिक्के पाए गए हैं जो निश्चित रूप से रामगुप्त के द्वारा निर्गत किए गए हैं। इन सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट दुर्जनपुरा नामक स्थान से 3 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है।
इन पर उत्कीर्ण अभिलेख में यह लिखा है कि इनका निर्माण महाराजा धीराज रामगुप्त के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला है कि कामदक ने नीतिसार की रचना की, तो नीतिसार की रचना कामदक के द्वारा की गई, यह बात सही है। दूसरा है कि नीतिसार एक शासक जो राजनीति के विषय में संबोधित करते हुए लिखी गई है, यह भी सत्य है। तीसरा है कि नीतिसार कौटिल्य की अर्थशास्त्र से प्रभावित है, नीतिसार जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से प्रभावित है, यह बात भी सत्य है। चौथा कि इसमें गौड़ व मगध इतिहास को प्राथमिकता से लिखा गया है, तो यह बात है जो इसमें गलत होगी। चार चार नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। इसमें पूछा सत्य कथन कौन से हैं, तो 1, 2 और 3। 1, 2, 3 6 नंबर ऑप्शन। 500 से 700 ईस्वी के बीच के काल में एक शासक को राजनीति के विषय में संबोधित करते हुए कामदक का नीतिसार लिखा गया है। मंजूश्री नामक एक महायान बौद्ध ग्रंथ का एक अध्याय भारत के इतिहास पर है, जिसमें गौड़ और मगध के इतिहास को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में भ्रष्ट शाही अधिकारियों के लिए कहा गया है कि उनका रक्त उसी तरह निकालना चाहिए जिस तरह एक पके हुए घाव को शल्य चिकित्सक चीरता है? किस ग्रंथ में भ्रष्ट शाही अधिकारियों के लिए बात कही गई है कि उनका रक्त उसी तरह निकालना चाहिए जिस तरह पके हुए घाव को शल्य चिकित्सक चीरता है? तो यह बात कही गई है नीतिसार के अंदर, बे नंबर ऑप्शन। कामदक के नीतिसार में यह सुझाव दिया गया है कि राजा को राजस्व और कर के संदर्भ में एक माली या दूध दूहने वाले इंसान की तरह होना चाहिए। कामदक एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं, वैसे शाही अधिकारी जो अवैध ढंग से धन इकट्ठा करके धनी हो जाते हैं, उनका रक्त उसी तरह निकालना चाहिए जिस तरह पके हुए घाव को शल्य चिकित्सक चीरता है। नारद स्मृति में लिखा है कि प्रजा हर राजा को इसलिए राजस्व देती है क्योंकि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक राजा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक किसान को उसके खेत और घर दोनों से बेदखल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह किसी गृहस्थ के जीवन निर्वाह के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति स्मृति के अनुसार कितने वर्षों तक निर्विवाद रूप से किसी भूमि का उपयोग करने वाले से वह जमीन नहीं छीनी जा सकती? बृहस्पति स्मृति के अनुसार कितने वर्षों तक निर्विवाद रूप से किसी भूमि का उपयोग करने वाले से वह जमीन नहीं छीनी जा सकती? तो 30 वर्ष, 6 नंबर ऑप्शन। बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि 30 वर्ष तक कोई व्यक्ति किसी भूमि पर किसी विरोध या विवाद के उसका उपयोग करता है, तो तब उस भूमि को उस व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता। उस भूमि के वास्तविक स्वामी का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, किंतु ऐसा अधिकार उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो जाता जो उस संपत्ति का उपभोग उस संपत्ति के वास्तविक स्वामी के एक मित्र अथवा एक रिश्तेदार के रूप में कर रहा है। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति दोनों के अनुसार यदि किसी संपत्ति का उपयोग 3 पीढ़ियों के द्वारा किया जा चुका है और चौथी पीढ़ी उसका उपयोग करने लगी है, तब उस भूमि से जुड़े वैधानिक स्वायत्त अधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता और उस भूमि को उनसे नहीं छीना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण चरितम किस गुप्त शासक से संबंधित रचना है? कृष्ण चरितम कौन से गुप्त शासक से संबंधित रचना है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से ने चीनाशुक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम ने चीनाशुक शब्द जो किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो चीनी रेशम के लिए, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है वाल्टर एस्पिंग की। अमेरिकन कला इतिहासकार वाल्टर स्पिंक ने कई दशकों पर अजंता की चित्रकारी पर शोध किया। उन्होंने गुप्तकालीन कला शैली के विकास में वाकाटो को खास तौर से हरिसेन
के महत्व को रेखांकित किया। वाकाटक शासक हरिसेन के काल को कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत प्रेरणादायक बताते हुए वे कहते हैं कि हरिसेन की मृत्यु के साथ ही एक प्रकार से उस स्वर्ण युग की समाप्ति हो गई। उनका यह भी मानना है कि अजंता में कार्य कम होने पर उन्हीं कलाकारों ने मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं की चित्रकारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुणों द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए गए। हुणों ने कौन से धातु के सिक्के प्रचलित किए थे, तो ये किए थे तांबे के और चांदी के। तो तांबा और चांदी के जो सिक्के हैं हुणों के द्वारा प्रचलित किए गए थे। 1 और 2 एन नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरमाण किस वंश का शासक था। तो तोरमाण जो हुण शासक था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था। यह भारत में हुणों की सत्ता का संस्थापक माना जाता है। संभवतः खुशनवाज के बाद यह दूसरा हुण आक्रमणकारी था। इसकी मुद्राओं पर सूर्य का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हुण आक्रमणकारी को कल्हण ने विनाश का देवता कहा। कौन से हुण आक्रमणकारी को कल्हण ने जो विनाश का देवता बताया, तो यह बताया मिहिर कुल को। बे नंबर ऑप्शन। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में तोरमान द्वारा मिहिर कुल के उत्तराधिकारी नियुक्त होने का उल्लेख है। मिहिर कुल ने बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त करने, बुद्ध के बनाए नियम तोड़ने का आदेश दिया। गांधार से 1600 स्तूपों व संग्रामों को नष्ट करवाया। ग्वालियर अभिलेख में उसके द्वारा एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त व मालवा के शासक यशोधर्मन ने मिहिर कुल को परास्त किया। नरसिंह गुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पर मिहिर कुल को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी से हुणों को उखाड़ फेंकने वाला गुप्त शासक था। गंगा घाटी से हुणों को उखाड़ फेंकने वाला गुप्त शासक कौन था। नरसिंह गुप्त। दे नंबर ऑप्शन। मालवा से हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला शासक कौन था। यशोधर्मन। दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 6ठी शताब्दी के बाद एशिया से यूरोप को निर्यात किए जाने वाले रेशम में गिरावट आई। 6ठी शताब्दी के बाद एशिया से यूरोप को जो रेशम निर्यात किया जाता था उसमें गिरावट आई, ये बात सही है। दूसरा कि लगभग 551 ईस्वी में बाइजेंटाइन शासक जस्टिनियन ने चीन से चुरा कर लाए रेशम के कीड़ों के अंडे प्राप्त किए थे, यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही होंगे। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयगिरी गुहा लेख में उल्लेखित चंद्रगुप्त द्वितीय का संदेही विग्रह वीरसेन कहाँ का निवासी था। उदयगिरी गुहा लेख में उल्लेखित चंद्रगुप्त द्वितीय का संदेही विग्रह वीरसेन कहाँ का निवासी था, तो यह था पाटलिपुत्र का निवासी। दे नंबर ऑप्शन। उदयगिरी गुहालेख प्रथम में परम भट्टारक महाराजा धीराज चंद्रगुप्त के काल में विष्णुदास के पुत्र सनकानिक महाराज द्वारा धर्मदान का उल्लेख है। उदयगिरी गुहालेख द्वितीय में राजा धीराजर्षि चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके वंशानुगत मंत्री पद प्राप्त संधि विग्रह वीरसेन जो कोत्स गोत्रीय पाटलिपुत्र के निवासी थे, दोनों के उदयगिरी आने वह वीरसेन द्वारा भगवान शंभु या शंकर की भक्ति में गुहा निर्माण की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो गुप्तकालीन गुफा है, तो पांडव गुफा। दे नंबर ऑप्शन। बाघ की गुफाएं बाघिनी नदी के तट पर धार जिला मध्य प्रदेश में इनकी खोज 1818 में एफ डेंजरफील्ड ने की है। गुफाओं की कुल संख्या 9। बाघ की गुफाओं में वर्तमान समय में केवल गुफा संख्या 4 और 5 के चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में आध्यात्मवादी के स्थान पर भौतिकवादी चित्रों की प्रधानता है। गुफा संख्या 2 यह सबसे बड़ी गुफा है। स्थानीय लोग इसे गुसाई गुफा कहते हैं। अब इसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र मिलता है। गुफा संख्या 3
हाथी खाना कहा जाता है। गुफा संख्या 4 को रंग महल या चित्रशाला गैलरी ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है। गुफा संख्या 5 इसे स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से हैं? तो सबसे पहले कि सबसे कम प्रयुक्त नीला रंग, सबसे ज्यादा प्रयुक्त रंग लाल है। नीले रंग के लिए लाजरद मणि लेपिस लाजुली का इस्तेमाल किया जाता था। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। बाघोरा नदी के तट पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की 29 गुफाएं हैं। उपेंद्र सिंह ने प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल भारतीय इतिहास पुस्तक में संख्या 28 मानी है, जिनमें से 5 सातवाहन काल के और 23 वाकाटक काल में बनाई गई है। लेकिन गुफाओं की संख्या अधिकांश ऑथेंटिक बुक्स में 29 ही मानी गई है। 1819 में विलियम एरिकन या कैप्टन जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। घोड़े के पैर की नाल या अर्धचंद्राकार आकृति में दिखती है। गुफा संख्या 16 को अजंता की गुफाओं का स्वागत द्वार भी कहा जाता है। इसके द्वार पर स्वागत के लिए 2 हाथियों का अंकन है। वॉल्टर स्पिंग ने गुफा संख्या 1 को भारत में गुफा स्थापत्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना है। उनका मानना है कि यह हरिसेन के संरक्षण में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र है? अजंता की कौन सी गुफा है जिसके अंदर सर्वाधिक चित्र है? तो गुफा संख्या 17, द नंबर ऑप्शन। सर्वाधिक चित्र गुफा संख्या 17 में है। इस गुफा में राशि चक्र गुफा चित्रशाला भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्र, राहुल के समर्पण का चित्र, माता व शिशु का चित्र, महाकपि जातक, मृग जातक, सिंहला वदान की कथा इत्यादि के चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की एक कौन सी चैत्य गुफा है? अजंता की एक कौन सी चैत्य गुफा है जिसमें नाग राजा व उसकी पत्नी उत्कीर्णित है? जिसमें नाग राजा व उसकी पत्नी उत्कीर्णित है। तो गुफा संख्या 19 में। गुफा 19 एक चैत्य गुफा है। यह अजंता की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है। इसमें नागराजा और उसकी पत्नी की मूर्ति उत्कीर्णित है। गुफा संख्या 26 भी एक प्रमुख चैत्य गुफा है। इसमें भी एक विशाल स्तूप है। गुफा संख्या 9 के चित्र प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्म पाणी का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्म पाणी का प्रसिद्ध चित्र है जो अजंता की कौन सी गुफा में? तो गुफा संख्या 1 में, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों ने राष्ट्रीयता की पुनरुत्पत्ति नहीं की, वरन राष्ट्रीयता ने गुप्तों की पुनरुत्पत्ति की। गुप्तों ने राष्ट्रीयता की पुनरुत्पत्ति नहीं की, वरन राष्ट्रीयता ने गुप्तों की पुनरुत्पत्ति की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डीडी कौशाम्बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? तो साम्राज्य का युग, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भास्कर प्रथम की रचना नहीं है? कौन सी है जो भास्कर प्रथम की रचना नहीं है? तो महाभास्कराचार्य, भाष्य और लघु भास्कराचार्य, ये तीनों भास्कर के रचनाएं। वर्जगेटिका टीका, वर्जगेटिका टीका जो ये भास्कर के नहीं बल्कि असंग की रचना है। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वर्जगेटिका टीका असंग की रचना है। भास्कर प्रथम ब्रह्मगुप्त का समकालीन था। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला है कि हवेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त ने उन इसकी स्थापना की है। हवेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की है, यह सही है। ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था।
तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और इसे जो नष्ट किया था यह बख्तियार खिलजी ने किया था। दोनों ही कथन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन मंदिर शिखर युक्त है? कौन कौन से गुप्तकालीन मंदिर है जो शिखर युक्त है? तो शिखर युक्त जो मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर है देवगढ़ का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, 3 और 4, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो नालंदा से संबंधित नहीं था? तो शीलभद्र, चंद्रपाल और धर्मपाल, इन तीनों का संबंध नालंदा से रहा है। दीपंकर श्रीज्ञान का संबंध नालंदा से नहीं है। नालंदा के विद्वान आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, नागार्जुन, नागमित्र, संरक्षित, चंद्रकीर्ति, जयदेव, वसुबंधु, आर्यदेव, राहुल भद्र, कमलशील, शांति रक्षित और पद्म संभव, ये सभी नालंदा के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव ने चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव ने कितनी दिनारे बौद्ध संघ को दान दी थी? तो बौद्ध संघ को कितनी दिनारे दान दी थी? 25 दिनारे। 25 दिनारे जो बौद्ध संघ को दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में हुआ है? तो छंद शास्त्र में। किसी ग्रंथ में शून्य का प्रथम उल्लेख पिंगल के छंद सूत्र या छंद शास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देवी दुर्गा की उपासना से संबंधित है? कौन सी रचना जो देवी दुर्गा की उपासना से संबंधित है? तो मार्कंडेय पुराण, 6 नंबर ऑप्शन। तो गुप्त वंश के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके साथ ही इसी चैप्टर में एक और वंश के हैं, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन और है, तो वाकाटक वंश से संबंधित क्वेश्चनों को भी हम इसी चैप्टर का ही भाग है, तो इसे भी हम अब करते हैं। तो अब करते हैं हम आगे वाकाटक वंश। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि सातवाहन वंश के कमजोर पड़ने पर वाकाटक वंश ने शासन स्थापित किया था। तो सातवाहन वंश के कमजोर पड़ने पर जो वाकाटक वंश ने शासन स्थापित किया, यह सत्य है। विंध्य शक्ति पहला वाकाटक शासक था, यह भी सत्य है। विंध्य शक्ति ने सेतुबंध की रचना की थी। तो सेतुबंध की जो रचना की थी यह विंध्य शक्ति की नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1 और 2 जो सही है, 6 नंबर ऑप्शन। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की, जो विष्णुवर्दी गोत्र का ब्राह्मण था। उसके उत्तराधिकारी हरिति पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने महाराज की उपाधि ग्रहण की और अश्वमेध यज्ञ किया। पौराणिक लेखों के अनुसार प्रवरसेन के 4 पुत्र हुए। अभिलेखों में प्रवरसेन प्रथम के साम्राज्य के 2 भागों में विभक्त हो जाने का उल्लेख है। एक उसके गौतमी पुत्र की अध्यक्षता में, जिसका केंद्र नंदीवर्धन नागपुर में था, और दूसरा उसके पुत्र सरोसेन एवं उसके उत्तराधिकारियों के अधीन, जिसका केंद्र बरार में वत्सगुल में था। गौतमी पुत्र एवं उसके उत्तराधिकारी शिव थे। नागपुर केंद्र के एक शासक रुद्रसेन द्वितीय रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। इसके परिणाम स्वरूप रुद्रसेन द्वितीय वैष्णव हो गया। लगभग चौथी सदी के अंत में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और 13 वर्ष तक प्रभावती ने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवरसेन द्वितीय के किस अभिलेख में चंद्र नामक एक वणिज्य यानी व्यापारी का उल्लेख है, जिसने किसी गांव के आधे हिस्से को खरीदकर ब्राह्मणों को दान में दिया था? प्रवरसेन द्वितीय के कौन से अभिलेख में चंद्र नामक एक व्यापारी का उल्लेख है जिसने किसी गांव के आधे हिस्सों को खरीदकर ब्राह्मणों को दान दिया था? तो इंदौर अभिलेख में जो इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन के अजंता अभिलेख में किस वाकाटक शासक की तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है? हरिसेन के अजंता अभिलेख में कौन से वाकाटक शासक की तुलना जो इंद्र और विष्णु से की गई है? तो विंध्य शक्ति प्रथम की।
विंध्य शक्ति प्रथम वाकाटक वंश राजवंश का संस्थापक था। हरिसेन के समय निर्गत किए गए अजंता अभिलेख में उसकी सैन्य शक्तियों का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। युद्धों में उसके घोड़ों के खुर से उड़ी धूल से आंधियों ने सूर्य को ढक लिया। उसने अपनी भुजा की शक्तियों से संपूर्ण धरती को जीत लिया। उसकी महानता की तुलना पुरंदर, इंद्र तथा उपेंद्र, विष्णु जैसे देवताओं से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र वाकाटक शासक को सम्राट की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से किस एकमात्र वाकाटक शासक को जो सम्राट की उपाधि दी गई है, तो परवरसेन प्रथम को। परवरसेन पुराणों में वर्णित परवीर इस राजवंश का दूसरा शासक था, जिसने राज्य का विस्तार दक्षिण में विदर्भ और दक्कन के जुड़े हुए क्षेत्रों पर किया। इसकी इसकी राजधानी कांचानक आधुनिक का नाचना थी। उसके पुत्र गौतमीपुत्र का विवाह एक नाग शासक भवनाग की बेटी से हुआ। पुराणों में परवीर के द्वारा संपन्न किए गए वाजपेयी और वाजिमेद यज्ञों का उल्लेख है, जिनमें अपार संपत्ति दान में दी गई है। बाद के अभिलेखों में उसे विष्णुवृद्ध गोत्र का बताया गया है और उसके द्वारा संपन्न किए गए 4 अश्वमेध और एक वाजपेय तथा अन्य ब्राह्मण अनुष्ठानों की चर्चा है। वाकाटक शासकों में केवल परवरसेन को सम्राट की उपाधि दी गई, अन्यथा अन्य सभी शासकों ने मात्र महाराजा की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकाटकों की वत्सकुल शाखा का प्रथम शासक कौन था। वाकाटकों की वत्सकुल शाखा का प्रथम शासक कौन था, तो यह था शरुसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक 2 भागों में बंट गया, पुराणों के अनुसार 4 भागों में। ऐसा वाकाटकों के 2 राजनीतिक केंद्रों के अस्तित्व के आधार पर कहा जा सकता है। पहला पद्मपुर नंदीवर्धन परवरपुर वंश, जिससे पूर्वी अथवा मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है, और दूसरा वत्सकुल्म वंश। ऐसा लगता है कि परवरसेन के जीवन काल में ही वाकाटक साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हो गया था। पद्मपुरा नंदीवर्धन परवरपुरा वंश का प्रतिनिधि रुद्रसेन प्रथम ने किया, जो परवरसेन का उत्तराधिकारी था। बाद के वाकाटक अभिलेखों में उसे भावनाग का नाती और महाभैरव का उपासक कहा गया है। वत्सकुल वाकाटकों की पश्चिमी शाखा की राजधानी थी, जिनको आधुनिक वसीम महाराष्ट्र के रूप में चिन्हित किया गया है। वत्सकुल शाखा का संस्थापक शरुसेन प्रथम, जो परवरसेन प्रथम का पुत्र था, इसे महाराज धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। परवरसेन प्रथम ने भी धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकाटकों के मुख्य शाखा के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है। मुख्य शासकों के सही क्रम क्या है, तो विंध्य शक्ति जो संस्थापक था, इसके पश्चात परवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन प्रथम जो परवरसेन का उत्तराधिकारी था, और रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन। 1, 4, 2 और 3 6 नंबर ऑप्शन। वाकाटकों की मुख्य शाखा के शासक विंध्य शक्ति, परवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन या पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त संरक्षिका के रूप में दामोदर सेन, परवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक की तुलना युधिष्ठिर से की गई है। कौन से वाकाटक शासक की तुलना जो युधिष्ठिर से की गई है, तो यह की गई है पृथ्वीसेन प्रथम की तुलना युधिष्ठिर से। ड नंबर ऑप्शन। रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम था, जिसे वाकाटक अभिलेखों में एक महान विजेता कहा गया है। अपनी सत्यवादिता, सहिष्णुता, धैर्य, बुद्धि की सूचिता जैसे गुणों के कारण उसकी तुलना महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्त का पुत्र नहीं था। निम्नलिखित में से कौन है जो प्रभावती गुप्त का पुत्र नहीं था, तो रुद्रसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन प्रथम के राज्यकाल के अंतिम चरण में उसके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती के साथ संपन्न हुआ। रुद्रसेन के शीघ्र मृत्यु के समय उसके पुत्र दिवाकर सेन
दामोदर सेन और परवर सेन नाबालिग थे और इसलिए प्रभावती गुप्ता को 402 से 419 सामान्य संवत के बीच प्रतिशासक रिजेंट के रूप में प्रशासन की बागडोर संभालनी पड़ी। प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों में उसकी पैतृक वंशावली और संबंधों पर अधिक जोर दिया गया है। उसका धारण गोत्र बतलाया गया है जो विष्णुवर्धन गोत्र से भिन्न है, जिसमें उसकी शादी हुई है। इस काल में वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन महाराष्ट्र थी। मीरेगांव पट्टी गांव के में प्रभावती के मुहूरों पर उसे दो शासकों की माता बतलाया गया है। शायद ऐसा इसलिए कहा जाता है कि दिवाकर सेन की राजगद्दी पर बैठने से पहले मृत्यु हो गई और उसके दोनों छोटे भाई दामोदर सेन और परवर सेन द्वितीय गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाकाटक शासक के काल में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए गए? कौन से वाकाटक शासक के काल में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए गए थे? तो परवर सेन द्वितीय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त के पुना ताम्रपत्र अभिलेख का उत्कीर्णकर्ता कौन था? प्रभावती गुप्त के पुना ताम्रपत्र अभिलेख का उत्कीर्णकर्ता कौन था? चक्रदास। ए नंबर ऑप्शन। अभिलेख की अंतिम पंक्ति में अंकित है कि यह आदेश 13वें शासन वर्ष में लिखा गया और चक्रदास द्वारा उत्कीर्ण किया गया। यह अभिलेख संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। इसका अधिकांश हिस्सा गद्यात्मक है, अंतिम पंक्तियां पद्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त के पुना ताम्रपत्र अभिलेख में किस शासक के लिए कहा गया है कि उसका यश चारों महासागरों तक फैला हुआ है और उसने हजारों करोड़ गायों व स्वर्ण दान दिया है? तो प्रभावती गुप्ता के पूरा ताम्रपत्र में किस शासक के लिए बात की गई है कि उसका यश चारों महासागरों तक फैला हुआ है, उसने हजारों करोड़ गायें व स्वर्ण दान दिया है? तो यह बात की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। इस अभिलेख में नंदीवर्धन से गुप्तों के प्रथम राजा घटोत्कच महाराज चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों के दोहित्र महादेवी कुमार देवी के पुत्र व अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाले महाराजा धीराज समुद्रगुप्त की जानकारी है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत महाराजा धीराज कहते हुए चार महासागर के जल तक उसके यश फैलने और कोटि सहस्त्र गायों व स्वर्ण का दान करने वाला बताया गया है। इसके उपरांत चंद्रगुप्त की पुत्री धारण गोत्र वाली प्रभावती को नागवंशी महादेवी कुबेर नागा की पुत्री व वाकाटक महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी व युवराज दिवाकर सेन की मां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त द्वारा अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसे भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है? प्रभावती गुप्त द्वारा अभिलेखों में किसे भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है? तो आचार्य चन्नाल स्वामी को। द नंबर ऑप्शन। पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में प्रभावती द्वारा आचार्य चन्नाल स्वामी को दंगुन या दंडुना गांव देने की जानकारी है। इस अग्रहार अनुदान को सैनिकों के प्रवेश, घोड़ों की घास, लगाम लगाने के लिए चमड़ा, कोयला, मदिरा, पुष्प, क्षीर व सभी प्रकार के कर देने से मुक्त किए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाकाटक शासक ने नंदीवर्धन के स्थान पर परवरपुरा को राजधानी बनाया? कौन से वाकाटक शासक ने जो नंदीवर्धन के स्थान पर परवरपुरा को राजधानी बनाया था? तो परवरसेन द्वितीय ने। परवरपुरा की वर्तमान में पहचान मनसर नागपुर जिला से की जाती है। परवरसेन ने परवरपुरा को राजधानी बनाया। पृथ्वीसेन ने पद्मपुर को राजधानी बनाया। अतः नंदीवर्धन, परवरपुरा और पद्मपुरा वाकाटकों की राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतुबंध की रचना किस वाकाटक शासक ने की थी? सेतुबंध की रचना जो कौन से वाकाटक शासक ने की थी? तो परवरसेन द्वितीय ने। परवरसेन द्वितीय को सेतुबंध का लेखक माना जाता है। यह एक प्राकृत काव्य है जिसमें राम के रावण से संघर्ष का वर्णन है। इस कृति में रावण के छोटे भाई विभीषण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की?
परम महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक कौन था? तो यह था नरेंद्र सेन। प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष में नरेंद्र सेन को सफलता मिली। नरेंद्र सेन ने कुंतल की राजकुमारी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकाटकों की वत्सकुल्म शाखा का अंतिम शासक कौन था? वाकाटकों की वत्सकुल्म शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो वह था हरिसेन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थालनेर महाराष्ट्र के ताम्रपट्टिका अभिलेख किस शासक के काल से संबंधित है? थालनेर जो महाराष्ट्र का है, थालनेर के ताम्रपट्टिका अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हरिसेन से। द नंबर ऑप्शन। वत्सकुल्म शाखा का अंतिम ज्ञात शासक हरिसेन था, जिसे जिसने अपने राज्यारोहण के बाद तीसरे वर्ष में थालनेर पट्टिकाओं को निर्गत करवाया। उसने वाकाटक शक्ति को दक्षिण की गोदावरी की घाटी में अस्मक तक और उत्तर की ओर अवंती की सीमा तक विस्तृत किया। हालांकि अजंता गुफाओं में उसका अपना कोई अभिलेख नहीं मिलता, पर अजंता गुफाओं की बहुत सारी रचनाएं उसके शासनकाल की है। गुफा संख्या 16 तथा निकटवर्ती घटोत्कच गुफा में उत्कीर्ण अभिलेख उसके एक मंत्री चारहादेव के आदेश के से निर्गत किए गए हैं। गुफा संख्या 17 से प्राप्त अभिलेख को उसके अधीनस्थ एक स्थानीय शासक ने उत्कीर्ण करवाया था। अजंता गुफा अभिलेख में वराहदेव के अनुसार हरिसेन ने कुंतल, अवंती, कलिंग, कौशल, त्रिकुट, लाट और आंध्र क्षेत्रों के शासकों को परास्त किया। अजंता अभिलेख में विंध्य शक्ति द्वितीय द्वारा वनवासी के कदमों पर विजय का उल्लेख है, जो कुंतल के शासक थे। आज कुंतल कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिविजय की रचना किस वत्सकुल्म शासक ने की थी? हरिविजय की रचना जो कौन से वत्सकुल्म शासक ने की थी? तो यह की थी सरोसेन प्रथम ने। वत्सकुल्म वंश का संस्थापक सरोसेन प्रथम प्राकृत का एक प्रसिद्ध कवि था। उसकी रचना हरिविजय अब उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके कुछ अंश है जो गाथा सप्तशती से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकाटक प्रशासन में प्रांतीय गवर्नरों को क्या कहा जाता था? वाकाटक प्रशासन में प्रांतीय गवर्नरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था राज्याधिकृत। वाकाटक काल में राज्यों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नरों के हाथ में था, जिसे राज्याधिकृत कहते हैं। प्रांत पुण्य विषयों और विषय आहार एवं भोग अथवा भुक्तियों में उपविभाजित था। वाकाटक अनुदान लेखों में सर्वाध्यक्ष नाम के एक अधिकारी का वर्णन मिलता है, जो अपने अधीन कुलपुत्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। कुलपुत्रों द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जाता था। छत्र और भट्ट राज्य के दमनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे और इन्हें स्थायी अथवा अस्थायी सैनिकों के रूप में देखा जा सकता है। रज्जुक नामक मौर्यकालीन राजस्व अधिकारी की चर्चा प्रवरसेन द्वितीय के इंदौर पट्टिकाओं में मिलती है, किंतु अब के भूमि अनुदान अभिलेख के लेखाकार के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। वाकाटक काल में द्रोणागर्क था। वाकाटक काल में द्रोणागर्क क्या था? तो द्रोणागर्क एक प्रशासनिक इकाई थी। वाकाटकों के अधीनस्थ सामंत मैकल के शासक भरतबल के बहमनी अभिलेख में रहसिक नाम के अधिकारी की चर्चा है। हो सकता है यह राजा का विश्वासी किंतु एक गुप्त अधिकारी रहा हो। इसी अभिलेख में ग्रामकोट या मुखिया का भी जिक्र है। देववारिक पद गांव के आरक्षी प्रमुख का था। वाकाटकों के भाटों की तुलना गंडक नामक अधिकारी वर्ग से की जा सकती है। द्रोणागर्क या द्रोणमूर्ख भी एक प्रशासनिक इकाई थी, जिसका अधिकारी द्रोणागर्क नायक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकाटक काल में क्लिप्त और उपक्लिप्त क्या थे? वाकाटक काल में क्लिप्त और उपक्लिप्त क्या थे? तो ये थे टैक्सेस के नाम थे, करों के नाम थे। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाकाटक शासक ने घोषणा की थी कि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को यदि राजद्रोह, चोरी, ब्राह्मण की हत्या जैसे कार्य किए तो अनुदान रद्द किया जा सकता है? कौन से वाकाटक शासक ने घोषणा की कि अनुदान
प्राप्तकर्ताओं ने यदि राजद्रोह किया, चोरी की, ब्राह्मणों की हत्या की, ऐसे अगर कार्य किए तो उनका अनुदान रद्द किया जा सकता है। तो यह घोषणा की थी प्रवरसेन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक कौन था? सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ करने वाला इन निम्न शासकों में से कौन था? तो वह था प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकाटक शासकों में सर्वाधिक भूदान अभिलेख किस शासक के मिले? वाकाटक शासकों में सर्वाधिक भू अभिदान अभिलेख जो कौन से शासक के मिले? तो यह मिले प्रवरसेन द्वितीय के। बे नंबर ऑप्शन। वाकाटक अभिलेखों में अनुदान के रूप में दिए जाने वाले गांवों की संख्या 35 है। इनमें से बड़ी संख्या में भू अनुदान प्रवरसेन द्वितीय के काल में दिए गए हैं, जिसके 18 या 19 अभिलेखों में 20 गांवों के अनुदान के रूप में दिए जाने की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुर के रामटेक में केवल नरसिंह मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? नागपुर के रामटेक में केवल नरसिंह मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो प्रभावती गुप्त की स्मृति में। रामटेक नागपुर जिला में केवल नरसिंह मंदिर की दीवारों से प्राप्त एक विच्छिन्न अभिलेख से यह पता चलता है कि इस मंदिर प्रभावती स्वामी मंदिर का निर्माण प्रभावती गुप्ता की पुत्री और उसके भाई प्रवरसेन द्वितीय के संयुक्त प्रयास से प्रभावती गुप्ता की स्मृति में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत के ब्राह्मणवाद के प्रसार में वाकाटक शासकों ने एक सेतु का काम किया। दक्षिणी भारत में ब्राह्मणवाद के प्रसार में वाकाटक शासकों ने एक सेतु के रूप में कार्य किया। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अनेक भू अनुदान दिए थे। तो यह बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी के साथ ही ये 9 नंबर जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें गुप्त वंश और वाकाटक वंश के बारे में हमने अध्ययन किया पिछली 3 क्लासों के अंदर। तो आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे 10वां चैप्टर, जिसमें वर्धन वंश, मोखरी वंश, परवर्ती गुप्त, वल्लभी वंश और कश्मीर के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।